जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे बाजार की, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की, जहां हर एक लेन देन पर सीधे 90% टैक्स लगता हो। मतलब हर बार जब कोई चीज एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो उसकी 90% कीमत बस हवा में गायब हो जाती है। और सुनने में तो ये किसी बहुत ही भयानक आर्थिक संकट या किसी एकदम खराब नीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये कोई इंसानी अर्थव्यवस्था नहीं है। ये वो व्यवस्था है जिसके तहत हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा पर्यावरण काम करता है। हमारे आज के इस डीप डाइव में हम इसी छिपी हुई अर्थव्यवस्था की परतों को खोलने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। सही कहा। हमने जीव विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े कई विस्तृत शोध और शैक्षिक सामग्रियों का गहराई से अध्ययन किया है। और आज हमारा मकसद केवल ये रटना नहीं है कि पर्यावरण क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। प्रकृति के भीतर जीवन, मृत्यु और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का ये गुप्त और थोड़ा क्रूर लेन देन आखिर कैसे चलता है। और ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प है ना, क्योंकि हम अक्सर पर्यावरण को एक शांत स्थिर पेंटिंग की तरह देखते हैं। मतलब कुछ पेड़ हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ जानवर हैं। हाँ, एक बहुत ही शांत सी तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद सक्रिय और कभी ना रुकने वाली मशीन है। एक ऐसी मशीन जहां कोई भी पुर्जा, कोई भी जीव फालतू नहीं है। मतलब हर किसी का अपना एक काम है। एकदम सही। इस पूरी व्यवस्था में हर एक किरदार, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या फिर मिट्टी में छिपा हुआ एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आज हम उस पूरी मशीनरी के मैकेनिक्स को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस इकोनॉमी ऑफ नेचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्राइमरी वेल्थ जनरेटर्स यानी मुख्य संपत्ति निर्माताओं के बारे में बात करनी होगी। विज्ञान की भाषा में इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। हाँ, और इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रोप्स। हाँ, ऑटो का मतलब है स्वयं और ट्रोप्स का मतलब है पोषण। यानी ये वे जीव हैं जो इस पूरे सिस्टम में बाहर से नई ऊर्जा लेकर आते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। और यहाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चीजों को मिलाने का काम नहीं है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जरिए एक बहुत ही जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। हाँ, जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा था। सही बात है। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी खींचते हैं और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को फंसाकर उसे रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। वे असल में सौर ऊर्जा को एक ऐसे ठोस रूप में कैप्चर कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल जीवन को चलाने के लिए किया जा सके। अच्छा, हमारे शोध में एक और बहुत ही दिलचस्प जीव का जिक्र था, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। अक्सर तालाबों के रुके हुए पानी पर जो हरी सी परत तैरती रहती है ना, ये दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये तकनीकी रूप से कोई बड़े पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूरज की रोशनी को सोखकर प्रकाश संश्लेषण करने में पूरी तरह सक्षम है। हाँ, यानी ये भी प्रकृति के इस कारखाने में ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। सही कहा आपने। ये जलीय इकोसिस्टम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। अब क्योंकि ये ऑटोट्रोप्स सूरज से ऊर्जा लेकर उसे जैविक रूप दे चुके हैं, तो इसी के साथ मंच तैयार होता है हमारे दूसरे किरदारों के लिए, जिन्हें हम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं, जिन्हें हेटेरोटॉप्स भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वे जीव हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है। मतलब ये अपना भोजन शून्य से नहीं बना सकते। और इसमें हम इंसान भी शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है। लेकिन एक बहुत ही आम सी भ्रांति है जो अक्सर लोग मजाक में कहते भी हैं कि हमारी मम्मी जो किचन में खाना पका रही हैं या दुनिया के सबसे बड़े शेफ हैं, वो भी तो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, तो क्या वे उत्पादक नहीं हुए? मैं खुद बचपन में ये सोचती थी। ये बहुत ही आम सवाल है। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक शेफ सिर्फ पहले से मौजूद सामग्री का रूप बदल रहा है। मतलब वो कुछ नया नहीं बना रहे। एकदम सटीक बात है। रसोई में जो हो रहा है वो कुकिंग है, फोटोसिंथेसिस नहीं। जब हम एक शानदार 5 कोर्स मील तैयार करते हैं तो हम बस पौधों या जानवरों से प्राप्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को आग और मसालों की मदद से स्वादिष्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, तो हम बस रूप बदल रहे हैं। हाँ, हम हवा, पानी और धूप से अपनी थाली में कैलोरी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए कोई जीव कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो वो प्रकृति की अर्थव्यवस्था में
केवल एक उपभोक्ता ही है। और ये उपभोक्ता भी कई तरह के होते हैं, जैसे शाकाहारी या हर्बीवोर्स जो सीधे उस स्रोत पर हमला करते हैं, यानी पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, हिरण या बकरी हो गई। हाँ, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर वो आते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, मांसाहारी या कार्निवोर्स, जैसे शेर, चीता या सांप। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ से अपना फायदा निकाल लेते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी या ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे कि हम इंसान। बिल्कुल, मनुष्य, कौवा या कुत्ता, ये पेड़ पौधे भी खा सकते हैं और मांस भी। तो ये तो हो गए वो किरदार जो जीवित हैं और खा रहे हैं। लेकिन प्रकृति की ये कहानी सिर्फ जीवित रहने और खाने तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब जीवन समाप्त होता है। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जरा सोचिए, करोड़ों सालों से इस धरती पर खरबों पेड़ उग रहे हैं, उनकी पत्तियां गिर रही हैं, लाखों जानवर हर दिन पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। अगर प्रकृति में कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती तो अब तक तो पूरी पृथ्वी मृत शरीरों और सूखी पत्तियों के एक अनथीन पहाड़ में बदल चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति खुद को कूड़ेदान बनने से कैसे रोकती है? और यहीं पे प्रवेश होता है इस पूरी कहानी के सबसे अनदेखे लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदारों का, जिन्हें हम अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं। अच्छा। विज्ञान की भाषा में इन्हें सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक यानी फंगी जैसे सूक्ष्म जीव आते हैं। मैं इनके काम करने के तरीके को थोड़ा समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी बड़े जानवर को देखूं तो उसके पास खाने के लिए मुंह है, दांत है, लेकिन एक फंगस या बैक्टीरिया के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वे एक गिरे हुए विशाल पेड़ के तने को या किसी मृत जानवर को खाते कैसे हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अपघटक इंसानों या जानवरों की तरह भोजन को निगलते नहीं हैं। तो फिर उनका पाचन उनके शरीर के बाहर होता है। वे मृत शरीर या सड़े गले पदार्थों पर विशेष प्रकार के एंजाइम्स छोड़ते हैं। एंजाइम्स? हाँ, ये एंजाइम्स उन मृत शरीरों के बेहद जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर बहुत ही सरल यौगिकों में बदल देते हैं। मतलब ये एक तरह का रासायनिक विघटन है। जब वो मृत पदार्थ एक तरल सूप की तरह सरल रूप में आ जाता है, तब ये फंगस या सूक्ष्म जीव उस पोषण को सोख लेते हैं। रुकिए, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो वे उस मृत शरीर को तोड़कर कुछ हिस्सा अपने लिए सोख लेते हैं, लेकिन बाकी का जो टूटा हुआ सरल यौगिक बचता है वो तो वापस उसी मिट्टी में मिल जाता होगा ना, जहाँ वो शरीर पड़ा है। बिल्कुल वही होता है। अरे वाह! अगर ऐसा है तो मैं समझ सकती हूँ कि स्रोत सामग्री में इन्हें किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। क्योंकि वे असल में प्रकृति के भीतर 24 घंटे काम करने वाली ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं, जो कचरे को उपजाऊ खाद में बदल रही हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। जब ये सूक्ष्म जीव मृत पदार्थों को तोड़ते हैं तो वे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। अच्छा, जिससे मिट्टी अच्छी हो जाती है। हाँ, इससे मिट्टी में ह्यूमस बनता है और उसकी उर्वरता बढ़ती है। अगर ये डिकम्पोजर्स काम करना बंद कर दें तो मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा। मतलब नया जीवन नहीं पनप पाएगा। बिल्कुल, नए पौधों को उगने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और पूरी दुनिया की खाद्य श्रृंखला वहीं की वहीं ठहर जाएगी। ये सच में दिमाग खोल देने वाली बात है। मतलब जो जीव इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते, वो असल में पृथ्वी के सबसे बड़े रिसाइकलिंग प्लांट को चला रहे हैं। अब हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को तो समझ लिया, लेकिन प्रकृति में ये सब अलग अलग द्वीपों पर नहीं रहते। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाती है, इसे समझने के लिए हमें आहार श्रृंखला यानी फूड चेन को देखना होगा। हाँ, आहार श्रृंखला असल में जीवों का एक ऐसा क्रम है जो ये बताता है कि कौन किसे खाकर अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। इसे हम पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स में बांटते हैं। पोषी स्तर सबसे नीचे यानी पहले स्तर पर हमेशा उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे। दूसरे स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, जो पौधों को खाते हैं। तीसरे पर द्वितीयक उपभोक्ता, और इसी तरह ये श्रृंखला आगे बढ़ती है। हमारे शोध में इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। जैसे एक घास का मैदान है। घास या पौधा हमारा उत्पादक है। उस घास को एक टिड्डा खाता है। ये पहला कदम हुआ। हाँ। फिर उस टिड्डे का शिकार एक मेंढक कर लेता है। बिल्कुल, और फिर मेंढक को एक सांप खा जाता है।
और अंत में उस सांप को आसमान से उड़ता हुआ एक बाज अपना शिकार बनाता है। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन मुझे यहाँ एक समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? अगर प्रकृति सिर्फ इसी एक सीधी रेखा पर चलती तो ये सिस्टम बहुत ही नाजुक होता, है ना? मतलब बिल्कुल, आप इसे एक निवेश पोर्टफोलियो की तरह समझ सकते हैं। निवेश पोर्टफोलियो, वो कैसे? मतलब अगर आप अपने सारे पैसे सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स में लगा दें और कल को वो कंपनी डूब जाए तो आप सड़क पर आ जाएंगे। प्रकृति भी अपना सारा दांव एक ही आहार श्रृंखला पर नहीं लगाती। अच्छा। अगर जंगल में केवल एक ही तरह का कीड़ा हो जिसे मेंढक खा सकता है और किसी बीमारी से वो कीड़ा खत्म हो जाए तो सारे मेंढक भूखे मर जाएंगे। मेंढक मरे तो सांप भूखे मर जाएंगे। पूरी श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अरे बाप रे! तो इसका समाधान है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता। सटीक शब्द। प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं कभी भी अकेली और सीधी नहीं चलती। एक मेंढक सिर्फ टिड्डे का इंतजार नहीं करता, वो कई अन्य कीड़ों को भी खा सकता है। एक बाज सिर्फ सांप को नहीं खाता, वो चूहों, छोटे पक्षियों या गिरगिट का भी शिकार करता है। तो वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, एक दूसरे से क्रॉस कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक जटिल जाल बनाती हैं, जिसे विज्ञान में आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। टीनेट है जो इकोसिस्टम को स्थिरता देता है। अगर एक प्रजाति की संख्या कम भी हो जाए तो शिकारियों के पास दूसरे विकल्प मौजूद होते हैं। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल है। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी और उस बिंदु पर आते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, वो 90% टैक्स वाला बाजार। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। जब एक बाज किसी सांप को खाता है तो वो केवल अपना पेट नहीं भर रहा, वो वास्तव में उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है जो शुरुआत में सूरज से पौधे में आई थी। हाँ, और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण नियम लागू होता है वो ये है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक या यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब ये केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, यानी रिवर्स गियर नहीं है। बिल्कुल नहीं। सूरज की जो रोशनी पौधों ने सोख ली वो वापस सूरज के पास नहीं जा सकती। शाकाहारियों ने पौधों से जो ऊर्जा ली वो वापस पौधों को नहीं लौटाई जा सकती। ये एकदम वन वे ट्रैफिक है। और इस वन वे ट्रैफिक में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि पृथ्वी के सारे पौधे मिलकर सूरज से आने वाली कुल ऊर्जा का केवल 1% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, सिर्फ 1%। और जो 1% ऊर्जा पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए जमा की, उसका आगे क्या होता है? इसे समझाने के लिए लिंडेमान का 10% का नियम काम आता है। 10% का नियम? हाँ, इस नियम के मुताबिक जब भी ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में ट्रांसफर होती है तो उसका केवल 10% हिस्सा ही अगले जीव के शरीर के निर्माण में जुड़ पाता है। इसका मतलब है कि हर एक कदम पर, हर बार जब कोई शिकार होता है, 90% ऊर्जा गायब हो जाती है। इसे हम एक लीक होती हुई बाल्टियों की चेन की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आग बुझाने के लिए लोगों की एक लाइन लगी है जो पानी से भरी बाल्टी एक दूसरे को पास कर रहे हैं, लेकिन हर बाल्टी में इतने बड़े छेद हैं कि जब तक वो अगले व्यक्ति तक पहुंचती है 90% पानी जमीन पर गिर चुका होता है। चलिए, जो संख्यात्मक डेटा हमारे स्रोतों में दिया गया है उस पर थोड़ा गणित लगाते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। मान लीजिए उन पौधों ने सूरज से जो 1% ऊर्जा ली वो कुल 1,00,000 जूल है। अब एक टिड्डे ने उस पौधे को खाया। लिंडेमान के नियम के अनुसार टिड्डे को उस 1,00,000 का सिर्फ 10% ही मिलेगा। हाँ, मतलब टिड्डे तक सिर्फ 10,000 जूल ऊर्जा ही पहुंची। एकदम सही। फिर उस टिड्डे को मेंढक ने खाया। अब उस 10,000 का 10% निकाले तो मेंढक को मिली सिर्फ 1,000 जूल ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा कम होती जा रही है। इसके बाद सांप ने उस मेंढक का शिकार किया। 1,000 का 10%, सांप के हिस्से में आई सिर्फ 100 जूल ऊर्जा। और आखिर में जब बाज ने उस सांप को खाया तो 100 का 10%, यानी बाज तक पहुंचते पहुंचते वो ऊर्जा सिर्फ 10 जूल रह गई। 1,00,000 जूल से शुरू हुई ऊर्जा सिर्फ 4 कदम में 10 जूल पर आ गिरे। यही प्रकृति का गणित है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम कहते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो 90% ऊर्जा हर स्तर पर कम हो रही है वो आखिर जा कहाँ रही है? वो शून्य में तो गायब नहीं हो सकती। ये विज्ञान का सबसे गहरा पहलू है। वो 90% ऊर्जा गायब नहीं होती, बल्कि वो खर्च हो जाती है। खर्च हो जाती है? हाँ, जब टिड्डा पौधे को खाता है तो वो उस 10,000 जूल ऊर्जा को सिर्फ जमा करके नहीं बैठा रहता। वो चलता है, उड़ता है, सांस लेता है, अपने शरीर के अंदर पाचन की क्रिया करता है। इन सभी जैविक गतिविधियों में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा या हीट के रूप में पर्यावरण में निकल जाता है।
अच्छा, मतलब काम करने में ऊर्जा जा रही है। बिल्कुल। जब मेंढक टिड्डे को खाता है तो मेंढक को भी शिकार करने के लिए ऊर्जा चाहिए, अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। हर एक जीव अपने जीवित रहने की जद्दोजहद में उस 90% ऊर्जा को खर्च कर डालता है। इसलिए अगले जीव को खाने के लिए जो मांसपेशियां या मांस बचता है, उसमें उस मूल ऊर्जा का केवल 10% ही मौजूद होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो टैक्स है वो असल में जीने की कीमत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हर जीव उस ऊर्जा का 90% अपने खुद के अस्तित्व को बनाए रखने में जला देता है। अब मुझे समझ में आया कि आहार श्रृंखलाएं इतनी छोटी क्यों होती हैं। 4 या 5 स्तरों के बाद तो ऊर्जा बचती ही नहीं है। अगर बाज के ऊपर कोई और शिकारी हो तो उसे 10 जूल का 10%, यानी सिर्फ 1 जूल ऊर्जा मिलेगी। इतनी कम ऊर्जा में तो कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। और इसी गणित के कारण ही इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझता है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में हिरणों, ज़ेब्रा या शाकाहारी जानवरों की संख्या लाखों करोड़ों में क्यों होती है, जबकि शेर, बाघ या बाज जैसे शीर्ष शिकारी गिनती के क्यों होते हैं? क्योंकि इकोसिस्टम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब ऊर्जा का बजट ही नहीं है। एकदम सही। नीचे के स्तर पर यानी उत्पादकों और शाकाहारियों पर ऊर्जा का भंडार बहुत बड़ा है, इसलिए प्रकृति वहां बहुत बड़ी आबादी का समर्थन कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम आहार श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, ऊर्जा कम होती जाती है। हाँ, वो लीक होती बाल्टी। बिल्कुल। इसलिए शीर्ष शिकारियों को जिंदा रहने के लिए बहुत बड़े इलाके और बहुत सारे शिकार की जरूरत होती है। यही कारण है कि टॉप प्रेडेटर्स की संख्या हमेशा कम होती है। ये सब आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें तो ये एक परफेक्ट फ्लो है। सूरज से असीमित ऊर्जा धरती पर बरस रही है, पौधे उस ऊर्जा को पकड़कर जीवन के योग्य बना रहे हैं, उपभोक्ता उस ऊर्जा को आहार जाल के माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में जीने की कीमत चुका रहे हैं। हाँ। और जब ये सब अपना जीवन जी लेते हैं तो अंततः अपघटक आकर बचे हुए भौतिक शरीर को वापस मिट्टी के सरल यौगिकों में बदल देते हैं ताकि नया जीवन फिर से पनप सके। लेकिन इस पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय निष्कर्ष भी निकलता है। अगर हम लिंडेमान के 10% ऊर्जा नियम को इंसानी संदर्भ में देखें तो ये एक नया दृष्टिकोण सामने लाता है। कैसा दृष्टिकोण? जरा सोचिए, जब हम आहार श्रृंखला में ऊपर जाकर किसी जानवर को खाते हैं तो हम उस मूल सौर ऊर्जा का 90% हिस्सा पहले ही खो चुके होते हैं। हाँ, क्योंकि उस जानवर ने वो खर्च कर दी। बिल्कुल। उस जानवर ने अपने जीवन काल में उस ऊर्जा को ऊष्मा और अपनी गतिविधियों में खर्च कर दिया। अब अगर हम आहार श्रृंखला में थोड़ा नीचे खिसकाएं, यदि इंसान सीधे पौधों यानी प्राथमिक उत्पादकों को अपने भोजन के रूप में अपनाएं, तो हम ऊर्जा के उस 10% नियम वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मतलब हम सीधे स्रोत के करीब से ऊर्जा प्राप्त कर रहे होंगे। हाँ। आज के समय में जब वैश्विक आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जमीन कम पड़ रही है और खाद्य संकट एक बड़ी चुनौती है, तो क्या शाकाहारी भोजन का चुनाव केवल एक व्यक्तिगत पसंद है या फिर थर्मोडायनेमिक्स और ऊर्जा प्रवाह के इस विज्ञान को देखते हुए ये पूरी मानव जाति के लिए ऊर्जा और संसाधनों को बचाने का सबसे तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है? यह वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी खाने की प्लेट पर जो रखा है वो सिर्फ हमारी भूख से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो पृथ्वी के इस पूरे जटिल ऊर्जा नेटवर्क का एक हिस्सा है। ऊर्जा का वो प्रवाह जो सूरज से शुरू होकर 1,00,000 जूल से घटते घटते नीचे आता है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं ये बहुत मायने रखता है। एकदम सही बात है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे किसी किताब में सिर्फ रट लिया जाए, बल्कि यह तो हमारे अस्तित्व का गणित है। आज के इस डीप डाइव में हमने केवल पर्यावरण की परिभाषाएं नहीं जानी, बल्कि उस छिपी हुई अर्थव्यवस्था को डिकोड किया जो हमारे चारों ओर चुपचाप काम कर रही है। बिल्कुल। अगली बार जब किसी जंगल, बगीचे या यहाँ तक कि किसी छोटे से तालाब की तरफ नजर जाए तो वहां केवल पौधे और जीव ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक अदृश्य लीक होता हुआ लेकिन बेहद संतुलित जाल काम करता हुआ दिखाई देगा। इसी विचार के साथ प्रकृति के इस अद्भुत नेटवर्क की गहराई से आज हम बाहर आते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की परतों को खोलेंगे।